बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 29। हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ओरल कैविटी में जो डाइजेशन है वो किस तरह से होती है, और हमने ये पढ़ा कि ओरल कैविटी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, फूड को सिलेक्ट करना, उसको ग्राइंड करना, उसको मैस्टिकेट करना, लुब्रिकेट करना और उसको एक बोलस लाइक मटेरियल में कन्वर्ट करना। तो वो जो बोलस है वो बाद में ओरल कैविटी में टंग के एक्शन की वजह से ट्रांसफ़र हो जाता है इसोफेगस में, और इसोफेगस से जो वो फूड है वो उसकी इसोफेगस की जो करेक्टरिस्टिक जो मूवमेंट है, जो कंट्रैक्शंस हैं, जिसको हम पेरिस्टालिसिस बोलते थे, उसकी वजह से वो जो फूड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टमक में। अब स्टमक में होगी उस बोलस की या उस फूड की डाइजेशन। स्टमक में भी हमें पता है कि फ़ूड का कौन से कंपोनेंट की डाइजेशन होती है। मैं पहले भी ये बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, स्टमक में प्रोटीन पार्ट की डाइजेशन होती है। अब स्टमक जो है, स्टमक और इसोफेगस के दरमियान में एक स्पेशल मसल्स का रिंग प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। इसोफेगस के बाद हमें पता है कि स्टमक वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्टिव कैनाल का। तो स्टमक और इसोफेगस के दरमियान में हमने कहा कि एक स्पेशल मसल्स का रिंग प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। जिस तरह से हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये है स्टमक का पोर्शन, और इसोफेगस से फूड जब एंटर हुआ स्टमक में तो यहाँ पे दरमियान में इसोफेगस और स्टमक के मिड वाले जो पोर्शन है वहाँ पे हमने कहा कि एक स्पेशल तरह के मसल्स प्रेजेंट हैं जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है कि जब फूड इसोफेगस से स्टमक में एंटर हो जाता है ना, तो फिर ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है इसके मसल जो हैं वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, ताकि ये जो ओपनिंग है इसोफेगस और स्टमक के दरमियान में, ये ओपनिंग जो है वो क्लोज़ हो जाए। ठीक है, तो इस ओपनिंग को क्लोज़ करने के लिए कार्डियक स्फिंक्टर के मसल्स क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, कंट्रैक्ट कर जाते हैं। इस ओपनिंग को क्लोज़ करने का मकसद ये है कि स्टमक से जो फूड है वो दोबारा इसोफेगस की तरफ ना चला जाए। ठीक है, तो स्टमक से फूड की फिर से इसोफेगस की तरफ जो एंट्रेंस है उसको रोकने के लिए ये जो कार्डियक स्फिंक्टर के मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। तो ये ओपन कब होंगे, जब फिर से इसोफेगस से जो फूड है वो मूव करता हुआ आएगा स्टमक में पेरिस्टालिसिस के थ्रू। एक और बोलस जो है जब वो इसोफेगस से स्टमक में एंटर होने लगेगा तो तब ये जो कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक स्फिंक्टर के मसल्स हैं, ये फिर से रिलैक्स करेंगे और ये ओपनिंग ओपन होगी। अदरवाइज़ ये ओपनिंग जो है वो क्लोज़ हो जाती है ताकि फूड स्टमक से इसोफेगस में दोबारा एंटर ना हो सके। ठीक है, तो ये हो गया स्टमक और इसोफेगस के दरमियान में हमने स्फिंक्टर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्टमक है ये किस तरह का है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। तो बेसिकली ये जो स्टमक है ना, इसकी 3 वॉल्स होती हैं। ठीक है, एक तो सबसे इनर वाली वॉल होती है, एक सबसे आउटर वॉल होती है, और एक इनर और आउटर वॉल के दरमियान में एक मिडल वॉल होती है। ठीक है, उन वॉल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टमक जो है उसकी लोकेशन कहता है कि ये डायाफ्राम से नीचे, डायाफ्राम के बिलो प्रेजेंट है, और एब्डोमिनल कैविटी में ये लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट है। मतलब जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है ना उसमें स्टमक किस साइड पे प्रेजेंट है, लेफ़्ट साइड पे, बाएं साइड पे जो स्टमक है वो प्रेजेंट है, और डायाफ्राम के नीचे है। डायाफ्राम हम बोलते हैं हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है, तो चेस्ट कैविटी यानी डायाफ्राम के बिलो प्रेजेंट है जो है वो स्टमक। स्टमक जो है वो कहता है इलास्टिक मस्कुलर बैग है। जिस तरह से हम बैग यूज़ करते हैं ना कॉलेज के लिए बुक्स रखने के लिए, इसी तरह से ये जो स्टमक है ये भी एक मसल्स का बैग है। ये भी चीज़ों को स्टोर करने के काम आता है। कौन सी चीज़ें, मतलब फूड वगैरह। तो क्या होता है कि ये जो फूड है, जो खाना हम खाते हैं, तो उसको क्या करता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए उस फूड को स्टोर करता है स्टमक अपने अंदर, ताकि वो जो फूड है उसकी डाइजेशन हो सके। तो फूड जो है हमें पता है कि उसकी पार्शियल डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर, और डाइजेशन होती है प्रोटीन पार्ट की। अब हम देखते हैं स्टमक की वॉल्स। हमने कहा था कि स्टमक की होती हैं 3 वॉल्स। एक है आउटर लेयर, आउटर वॉल या आउटर लेयर जो बनी है कनेक्टिव टिश्यू से, फिर आ जाती है मिडल लेयर जो बनी है स्मूथ मसल से, और फिर आ जाती है इनर लेयर
जिसको हम म्यूकोज़ा भी बोलते हैं, और वो भी कनेक्टिव टिश्यू से ही बनी है। और ये जो सबसे इनर वाली लेयर है जिसको हम म्यूकोज़ा बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं जो बहुत सारी सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं। जो मिडल लेयर है, जो यहाँ पे हमने कहा कि मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स है, ये मिडल लेयर जो है ना, इसको फर्दर हम 2 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। ये 2 तरह के स्मूथ मसल से मिलके बनती है मिडल लेयर। मिडल लेयर की जो आउटर लेयर है वो बनी है लॉन्गिट्यूडनल मसल से, और जो इसकी इनर लेयर है वो बनी है सर्कुलर मसल से। मसल्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और एक होते हैं सर्कुलर। तो जो मिडल लेयर हमने कहा स्मूथ मसल से मिलके बनी है, तो वो जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी जो आउटर वॉल होगी वो होगी लॉन्गिट्यूडनल मसल से बनी हुई, और जो इनर वॉल होगी वो सर्कुलर मसल से बनी हुई होगी। अब इन मसल ये जो वॉल्स हैं इनका मकसद क्या है? ये जो वॉल्स हैं, हमें पता है कि जब फूड एंटर होता है स्टमक के अंदर तो ये वॉल्स करती हैं कॉन्ट्रैक्ट। इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या स्टमक की वॉल्स की मूवमेंट की वजह से जो फूड है वो मिक्स होता है। स्टमक की वॉल्स, हमने कहा कि सबसे जो इनर वॉल है उसमें ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको हम म्यूकोज़ा भी बोलते हैं। तो वो ग्लैंड जो हैं वो बहुत सारी सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं जिसमें गैस्ट्रिक जूस आ जाता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है। तो वो जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होगा उसको फूड के साथ मिक्स कैसे करना है, वो जो स्टमक की वॉल्स की कंट्रैक्शंस होंगी ना, वही बेसिकली उन कंट्रैक्शंस की वजह से, मूवमेंट की वजह से फूड जो है वो मिक्स होगा गैस्ट्रिक जूस के साथ। अब हम देखते हैं, हमने कहा था कि सबसे जो इनर वॉल है यानी कि म्यूकोज़ा, उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। तो कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं म्यूकोज़ा के अंदर? कहते हैं 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं म्यूकोज़ा के अंदर। सबसे पहले तो आ जाते हैं म्यूकस सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। फिर आ जाते हैं पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, ये रिलीज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं वो हैं ज़ाइमोजन सेल्स। जो ज़ाइमोजन सेल्स हैं ये पेप्सिनोजेन सिक्रीट करते हैं। तो 3 तरह के सेल्स हमने पढ़े, और सबसे जो इनर वाली वॉल है स्टमक की, उसमें प्रेजेंट है ये जिसको हम म्यूकोज़ा भी बोलते हैं, म्यूकस सेल्स। म्यूकस सिक्रीट करेंगे। म्यूकस जो है ये एक स्लाइमी सा मटीरियल होता है, लिक्विडी सा मटीरियल होता है, ठीक है। ये जो भी हमारी बॉडी की वॉल म्यूकस सिक्रीट कर रही होती है ना, तो उसकी वजह से वो वॉल जो है वो स्लिपरी सी बन जाती है। सेकंड टाइप ऑफ जो सेल्स हैं वो हैं पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, और थर्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं ज़ाइमोजन सेल्स जो कि पेप्सिनोजिन सिक्रीट करते हैं। पेप्सिनोजिन जो है वो बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ये जो सारे सेल्स हैं इनकी जितनी भी सिक्रीशंस हैं उनको ओवरऑल हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या आ जाता है इसमें? म्यूकस आ जाता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, इसमें पेप्सिनोजिन आ जाता है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मिलके क्या कहलाती हैं? गैस्ट्रिक जूस। और कौन सिक्रीट कर रहा है इनको? मसल की सबसे इनर वॉल जिसको हम म्यूकोज़ा बोलते हैं। अब ये जो सिक्रीशन है गैस्ट्रिक जूस की, कहता है ये डिपेंड करती है स्मेल पे, साइट पे एंड क्वालिटी ऑफ फूड पे। ये फूड की क्वालिटी पे, उसकी स्मेल पे, उसकी साइट पे डिपेंड करती है। इसका क्या मतलब है? हम अक्सर देखते हैं कि जब हम कोई बहुत ही टेस्टी या चटपटा सा खाना देखते हैं तो देखते ही हम कहते हैं हमारे मुंह में पानी आ गया। तो मुंह में पानी आता है, साथ ही साथ खाने को उसकी अगर स्मेल बहुत अच्छी होती है, उसकी वो देखने में बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हमारा जो स्टमक है ना वो ऑटोमेटिकली गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी सिक्रीशन डिपेंड कर रही होती है उसके खाने की स्मेल पे, साइड पे, क्वालिटी पे, ठीक है। जिस तरह अगर हम कोई ऐसा खाना खाते हैं, जिस तरह घर में किसी दिन दाल रोटी बनी हुई है, हमें नहीं पसंद, तो हम क्या कहते हैं कि हमने नहीं खाना, हमारा दिल नहीं कर रहा। तो इस तरह का खाना जो हमारी पसंद का नहीं होता उसको देख के तो हमारे मुंह में पानी नहीं आता, लेकिन ऐसा खाना जो हमें बहुत पसंद होता है, हमारा फेवरेट है, जिसकी स्मेल बहुत अच्छी है, जिस तरह से बिरयानी पकती है तो फ़ौरन हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से तो वो जो सिक्रीशंस हैं वो भी डिपेंड कर रही होती हैं खाने की स्मेल पे, उसकी टेस्ट पे, उसकी क्वालिटी पे। म्यूकस क्या है? म्यूकस कहता है एक थिक सी सिक्रीशन है जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, जो स्टमक की इन साइड वाली, जो अंदर वाली साइड होती है ना स्टमक की, उसको क्या करती है? कवर करती है। म्यूकस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक स्लिपरी सी सिक्रीशन है जो किसी भी वॉल को क्या कर देती है? स्लिपरी कर देती है, उसको मॉइस्ट कर देती है।
तो म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की जो सबसे अंदर वाली साइड होती है ना, उसको क्या करता है, कवर करके रखता है। अब इसका मकसद क्या है म्यूकस का, म्यूकस क्यों सिक्रीट किया जाता है, इसलिए ताकि जो हमें पता है कि स्टमक जो है वो डिफरेंट सिक्रीशन सिक्रीट करता है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस जो फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जो गैस्ट्रिक जूस है वो स्टमक की अपनी ही वॉल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, अपनी ही वॉल्स को खाना शुरू कर दे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए स्टमक की जो इनर वॉल है उसके ऊपर म्यूकस सिक्रीट किया जाता है। तो ये म्यूकस जो है वो क्या करता है, स्टमक की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है उसको कवर कर लेता है और उसको स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट होने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है स्टमक के कंटेंट्स का, यानी स्टमक के अंदर जितना भी जो फूड है उसकी पीएच को मेंटेन करना मकसद होता है HCl का। और इसकी पीएच जो है वो कितनी कर देता है, ये फूड की 2 to 3 तक कर देता है। और हमें पता है कि ये एसिडिक पीएच है 2 to 3। तो एसिडिक पीएच फूड की करने का क्या मकसद है, वो इसलिए कि जो पेप्सिन है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, वो सिर्फ तभी फंक्शन कर सकता है जब फूड की पीएच होगी 2 to 3 या फिर एसिडिक पीएच होगी फूड की, तभी पेप्सिन जो है वो फूड के ऊपर एक्ट कर पाएगा और उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। तो इसलिए फूड की पीएच को एसिडिक कौन करता है, 2 to 3 तक कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, फूड को सॉफ्ट कर देता है और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है उनको किल करता है। अगर हम अनहाइजीनिक या फिर अनहेल्दी खाना खाते हैं तो हमें पता है कि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करता है कौन, HCl। तो HCl का फंक्शन भी हमें पता चल गया। जिस तरह से ये एक स्टमक की वॉल उन्होंने दिखाई हुई है, तो स्टमक की वॉल जो है सबसे इनर वाली वॉल यानी कि म्यूकोज़ा, उसमें हमें डिफरेंट सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन सेल्स को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे आपको ये उसने थोड़ा सा पोर्शन जो है ना स्टमक की वॉल का उसने एनलार्ज करके दिखाया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्जेंटिक सेल्स हैं जो HCl सिक्रीट करते हैं, यहाँ पे जाइमोजिन सेल्स हैं जो पेप्सिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं म्यूकस सेल्स भी जो सिक्रीट कर रहे होते हैं म्यूकस। अब हम पेप्सिन का फंक्शन पढ़ लेते हैं। पेप्सिन जो है वो सिक्रीट हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में किया जाता है। पेप्सिन कभी भी एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट नहीं होता, पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है और उसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। तो पेप्सिनोजिन से एक्टिव फॉर्म कब बनेगी, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है तो उससे एक्टिव पेप्सिन कब बनती है, जब पेप्सिनोजिन को एसिडिक मीडियम मिलता है। जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि जब फूड की पीएच जो है वो एसिडिक होगी, 2 to 3 होगी, तभी पेप्सिन अपना फंक्शन कर पाएगा। मतलब पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, पेप्सिनोजिन है, तो वो पेप्सिनोजिन एक्टिव कब होगा, जब फूड की पीएच होगी एसिडिक। ठीक है, तो जैसे ही एसिडिक मीडियम मिलेगा पेप्सिनोजिन को तो वो फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑलरेडी स्टमक में कुछ पेप्सिन की अमाउंट प्रेजेंट है तो वो भी पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट कर सकती है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है, मतलब प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है और उसको सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, तो प्रोटीन्स को क्या करता है पेप्सिन, उसको फिर से ब्रेक डाउन कर देता है उसके सिंपलर यूनिट्स में, जैसे कि पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में। इसके अलावा स्टमक की जो वॉल्स, हमने कहा कि स्टमक की वॉल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक जूस है वो मिक्स हो जाता है फूड के साथ, तो फूड कन्वर्ट हो जाता है एक सेमी सॉलिड से मैस में, जिसको हम बोलते हैं काइम। स्टमक में जब फूड जाएगा उसके ऊपर गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होगा, स्टमक की वॉल्स उसको मिक्स करेंगी कंट्रैक्ट करके, मूव करके। तो जब फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाएगा तो फूड कन्वर्ट हो जाता है एक सेमी सॉलिड, मतलब ऐसे मटेरियल में जो सॉलिड नहीं है, एक सेमी सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं काइम। और काइम की पीएच हमें पता है कैसी होगी, एसिडिक पीएच, क्योंकि HCl ने उसकी पीएच जो है वो 2 to 3 कर दी है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टमक से वो जो काइम है वो चली जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके हमें पता है आगे से फर्दर पार्ट्स हैं ड्यूडिनम, जियोजिनम और इलियम। तो सबसे पहले ड्यूडिनम में एंटर होगा फूड। स्टमक से फूड कहाँ पे एंटर हो जाएगा,
ड्यूडिनम में, और यहाँ पे स्टमक और ड्यूडिनम के दरमियान एक और तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, शुरू में हमने कहा था कि ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान में एक जो है यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट थे जिसको हमने बोला था कार्डियक स्फिंक्टर। अब अब स्टमक और ड्यूडिनम के दरमियान में यहाँ पे एक और स्पेशल तरह के मसल्स प्रेजेंट हैं जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जो ड्यूडिनम है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। तो स्टमक और ड्यूडिनम के दरमियान में हमने कहा कि यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट हैं जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो जब यहाँ पे फूड जो है उसके साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो गया, वो काइम में कन्वर्ट हो गया, तो ये मूव करके आ जाएगा ड्यूडिनम में, ठीक है, जहाँ पे उसकी फर्दर डाइजेशन होगी। प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो स्टमक में हो चुकी है, वो पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो चुका है। हार्टबर्न क्या है? हार्टबर्न जो है वो एक स्पेशल तरह की कंडीशन है। हार्टबर्न को हम पायरोसिस भी बोलते हैं। हमें पता है कभी कभार क्या होता है कि हम कहते हैं जब खाना खाने के बाद कुछ टाइम पीरियड गुजर जाता है तो हम कहते हैं कि हमें बहुत जलन सी महसूस हो रही होती है अपनी चेस्ट कैविटी में। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभार जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या फिर हम खाना खाने के बाद फ़ौरन से लेट जाते हैं, तो क्या होता है कि वो जो एसिडिक काइम स्टमक में प्रोड्यूस हुई थी, वो एसिडिक काइम जो है वो फिर से मूव कर जाती है ईसोफेगस में। हमने कहा था कि ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, कार्डियक स्फिंक्टर, जो क्लोज कर जाता है और फूड को दोबारा से स्टमक से ईसोफेगस में एंटर नहीं होने देता। लेकिन जब हम ओवर ईटिंग करते हैं या फिर हम खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं तो वो स्फिंक्टर जो है वो ओपन हो जाता है, और वो जो एसिडिक काइम थी, हमने कहा था ना कि उस फूड की जो पीएच है फिर एसिडिक हो जाती है, तो एसिडिक काइम जो है वो स्टमक से मूव कर जाती है फिर से ईसोफेगस में, जिसकी वजह से हमें ईसोफेगस में या अपनी जो चेस्ट कैविटी वाला एरिया है वहाँ पे बहुत जलन महसूस होती है, जिसको हम बोलते हैं हार्टबर्न, ठीक है। तो इसकी हमने कहा कि इस सूरत में हो सकती है हार्टबर्न, या तो जब हम ओवर ईटिंग करें, या जब हम बहुत फैटी फूड खा लेते हैं, या फिर हम खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं, या फिर हम अल्कोहल या फिर कैफ़ीन कंज्यूम करते हैं या यूज़ करते हैं, या फिर स्मोकिंग करते हैं, तो हार्टबर्न की सिचुएशन जो है वो हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ हार्मोन्स के बारे में जो कि हमारा डाइजेस्टिव कैनाल जो है वो स्क्रीट करता है। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ना, ये सिक्रीट करता है जो हमारा स्टमक है, स्टमक की वॉल जो है वो एक हार्मोन स्क्रीट करती हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। अब गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो कब रिलीज़ होता है? जब स्टमक में फूड आता है ना, तो स्टमक की वॉल जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। और इस गैस्ट्रिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो ब्लड सर्कुलेशन में से होता हुआ चला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को जाके कहता है कि भाई गैस्ट्रिक जूस स्क्रीट करो, क्योंकि अब स्टमक में फूड आ चुका है और उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो तब स्क्रीट होगा जब फूड आएगा, तो वो हार्मोन जो है वो ये स्टमक की वॉल्स ही स्क्रीट कर रही होती हैं। गैस्ट्रिन एंडोक्राइन लाइनिंग मतलब जो स्टमक की वॉल्स हैं वो स्क्रीट करती हैं ये हार्मोन। फिर ये हार्मोन जो है हमने कहा ब्लड सर्कुलेशन से होता हुआ चला गया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने फिर स्क्रीट करना है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हैं वो ऑटोमेटिकली गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना नहीं शुरू कर देते। जब हार्मोन्स जो हैं वो स्क्रीट होते हैं, वो हार्मोन जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास, यानी पैगाम लेके जाते हैं, तभी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फूड में प्रोटीन होगी उतना ज़्यादा गैस्ट्रिन हार्मोन स्क्रीट होगा और उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्क्रीट किया जाएगा। इसके बाद आ जाता है दूसरा हार्मोन जो है सिक्रीटिन हार्मोन। सिक्रीटिन हार्मोन जो है ये वो जो हेपेटिक और पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो हैं ये हार्मोन स्क्रीट करते हैं।
ये हार्मोन जो है वो सेक्रीट किया जाता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने कहा फूड एंटर हो जाता है स्टमक से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उसको भी हम म्यूकोज़ा ही बोलते हैं। जिस तरह स्टमक की इनर लाइनिंग थी उसको हम म्यूकोज़ा बोल रहे थे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है उसको भी म्यूकोज़ा बोलते हैं। तो जब फूड आएगा तो ये जो म्यूकोज़ा है वो क्या करेगी, एक हार्मोन सेक्रीट करेगी। यहाँ पे हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो वो जो हार्मोन है वो हार्मोन जाके स्टिमुलेट करेगा हिपैटिक और पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स को, और उनको ये स्टिमुलेट करता है कि वो अपनी अपनी स्क्रीशंस रिलीज़ करें। और हमें पता है कि जो पैंक्रियाटिक जूस होता है और जो हिपैटिक ग्लैंड से जो स्क्रीशंस आती हैं वो भी डाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो वो कब स्क्रीशंस अपनी रिलीज़ करेंगे, जब स्क्रीटिन हार्मोन जाके उनको स्टिमुलेट करेगा। और स्क्रीटिन हार्मोन जो है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल जिसको हम म्यूकोज़ा बोलते हैं। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ एसोसिएटेड हैं और डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं।